वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, जो कि आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखते हैं तो आई एश्योर यू कि आपके 5 मार्क्स टर्म 2 एग्ज़ाम में इस वीडियो से ही श्योरली आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन ए है, इसमें एक क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3 मार्क्स का। तो टोटल सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली 5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर इसी को हम लोग अपना स्टैंडर्ड माने तो आपका जो एग्ज़ाम अब होने वाला है उसमें भी 5 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इनके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। देन उसके बाद में अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि अब कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली 99.9% जिनके चांस बनते हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे अगर एग्जामिनर माइंड्स के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करके बताऊँ तो। ओके, तो सबसे पहले तो जो 2 क्वेश्चन है उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमारे पास में 2 सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट्स के ए एंड बी, ओके, और इनको हमने क्या करा है, डाइल्यूट कर दिया है। ओके, अब जब डाइल्यूट करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स को तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, ये हमको पता है। तो यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ बी गिवन है, इंक्रीज हो रही है 1.5 टाइम्स, वहीं पर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ ए इंक्रीज हो रही है 25 टाइम्स। ओके, अब आपसे पूछा है कि इन दोनों में से ए और बी में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग, एंड यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर। तो आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है आपके आंसर को और साथ में आपको ग्राफ में भी दिखाना है ये बिहेवियर को ए और बी का। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। तो देखिए, मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, किस तरह से होता है, तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आता है स्ट्रॉन्ग के लिए और ये कर्व जो आ रहा है ये आ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए, जब मैं राइट टू लेफ्ट देखता हूँ ग्राफ को, सो इन आइदर केस स्ट्रॉन्ग या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट टू लेफ्ट जब मैं जाता हूं तो देखिए आप ग्राफ ऊपर जा रहा है। ओके, मतलब मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि राइट टू लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए ऐसा होता है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखता हूँ तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में सडनली ऊपर जा रहा है ग्राफ। ओके, इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में सडन इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, किसका, मोलार कंडक्टिविटी का। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस सडनली और यू कैन से रैपिडली इंक्रीज होता है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने देखा एक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज कितना हो रहा है 1.5 टाइम्स और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का कितना इंक्रीज हो रहा है 25 टाइम्स। तो देखिए 1.5 टाइम्स और 25 टाइम्स में से कौन ज़्यादा है, 25 टाइम्स बहुत ज़्यादा है। तो सडन इंक्रीज कहाँ हुआ, जहाँ 25 टाइम्स हुआ, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वही होगा जिसमें 25 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में कि 25 टाइम्स किसका इंक्रीज हुआ है, 25 टाइम्स ए का इंक्रीज हुआ है। ओके, इसका मतलब ए हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और बी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम मेंशन कर देते हैं हमारे ग्राफ में। तो चलिए मेंशन कर देते हैं, ये देखिए बी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ए हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कितने मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर द सेल इज 1.26 वोल्ट्स एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई सेल, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल आपको कैलकुलेट करना है और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ई नॉट सेल यहाँ पर गिवन है। ओके, और ई सेल आपको पूछा है
ठीक है। और आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नॉन्स्ट इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 एल्यूमिनियम सॉलिड एंड कैडमियम आयन यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, इससे कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलार, और प्रोडक्ट में आपका एल्यूमिनियम आयन बन रहा है और कैडमियम सॉलिड बन रहा है। ओके, और एल्यूमिनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपकी जो नॉन्स्ट इक्वेशन है, ओके, नॉन्स्ट इक्वेशन का एक जो जनरल फार्मूला है उसको लिख देता हूँ। ओके चलिए, तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ क्यू। ओके, क्यू आपका क्या होता है? रिएक्शन क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है? क्यू। तो चलिए रिएक्शन क्वेश्चन क्यू लिख देते हैं। तो क्यू क्या होगा? आपका आयंस का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के न्यूमरेटर में होगा और पावर होगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट के आयंस और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके पावर में। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ओके, इस रिएक्शन पर फोकस करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ओके, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो एल्यूमिनियम का हो रहा है। इनिशियल रिएक्टेंट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट में +3 है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपका एनोड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो हो गया आपका एनोड। ओके, तो चलिए अब इसको सेपरेटली लिख देते हैं। 2Al सॉलिड, ओके, एंड प्रोडक्ट में 2 एल्यूमिनियम आयंस, और इलेक्ट्रॉन्स कितने रिलीज हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये जो रिएक्शन है ये किसकी है? एनोड की रिएक्शन है। ओके, ये किसकी रिएक्शन है? एनोड की। अब देखिए एल्यूमिनियम के बाद कैडमियम आयन को देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कैथोड। चलिए अब यहाँ पर कैथोड रिएक्शन लिखते हैं। तो 3Cd पॉजिटिव 2, और ये आपको सॉलिड कैडमियम दे देगा 3Cd सॉलिड। ओके, और यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये गेन करेगा, और ये क्या होगा? कैथोड होगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सो आई विल गेट ओवरऑल सेल रिएक्शन, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो 2Al सॉलिड एंड 3 कैडमियम पॉजिटिव 2 आयंस, ओके, Cd पॉजिटिव 2 आयंस, और प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगे 2Al पॉजिटिव 3 आयंस एंड 3Cd सॉलिड। ओके, तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर n कितना होगा? 6, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज और गेन हो रहे हैं, तो n का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये जो n का वैल्यू आया है ये हम कहाँ रख देंगे? ये हम रख देंगे हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये रही हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन, इसमें हम Q का वैल्यू रख देंगे, और n ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 6, और ई नॉट सेल क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओके, कितना गिवन है? 1.26 वोल्ट्स। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू 1.26, ओके, माइनस 0.06, ओके, 0.059 था, अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 6 लॉग ऑफ। तो देखिए एल्यूमिनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और इसका हो गया स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लिखेंगे कैडमियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और इसका क्यूब। ओके, तो पावर 3 हो गया। अब देखिए 0.06 अपॉन 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 0.01। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, 1.26 माइनस 0.01, और लॉग ऑफ 10 टू दी पावर -4 लिख सकता हूँ मैं, डिनोमिनेटर में 10 टू दी पावर -3 लिख सकता हूँ। ओके, तो कैंसिल होगा जब ये, तो क्या बचेगा? 10 टू दी पावर -1, और -1 लॉग से बाहर आ जाएगा, लॉग के रूल आपको पता होंगे। तो 1.26 प्लस 0.01 लॉग 10 कितना होता है? 1। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 1.27 वोल्ट्स। ओके, तो यही है आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सॉल्व किए हैं 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन फ्रॉम योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि ये 2 क्वेश्चन या ये जो दोनों क्वेश्चन हैं जिस टाइप के हैं, जैसे नॉन्स्ट इक्वेशन के हैं एंड आपका इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन का था, अब इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। ओके, तो अब जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के बचते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब वहाँ से आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एक तो आपका कोलराश लॉ, और दूसरा आपका फैराडेज लॉ। ओके, तो फैराडेज लॉ एंड कोलराश लॉ को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है आपको, काफ़ी आसान है दोनों। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसने अभी तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो मैं अब जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ओके, आप सिर्फ उतना भी अगर कर जाएंगे अच्छे से, तो आपको मैं एश्योर करता हूँ आपके मिनिमम 5 में से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं दोनों मिलाकर, तो आपको 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ओके, इसके अलावा भी कुछ जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आपको साथ में रिवाइज करवा देता हूँ, सो दैट इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिर से नहीं देखना है। ओके, बहुत ध्यान से अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अब
कोई भी क्वेश्चन इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं देखना है, आप एश्योर हो जाइए कि आपको 5 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। तो चलिए अब देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो 3.2 क्वेश्चन है, ओके, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। तो आंसर देखते हैं कैसे निकाला जाता है। आप यहाँ पर चेक करिए कि आयन किसका है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रहे हो तो कॉपर का आयन होगा, ठीक है, और जिंक सॉलिड के वेसल में आप रख रहे हो। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या चेक करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑल्दो यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन नहीं है, बट इसलिए भी गिवन नहीं है क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कम से कम कॉपर और जिंक की पोजीशन तो एटलीस्ट रिलेटिव पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की याद रखो। तो देखिए हाइड्रोजन होता है रेफरेंस जिसका 0 वोल्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है कॉपर का मतलब पॉजिटिव, और हाइड्रोजन से कम होता है जिंक का मतलब नेगेटिव। तो अब आपको सिर्फ इतना ही पता करना था कि किसका ग्रेटर है किसका लेसर है। तो देखिए कॉपर आयन की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर की ज़्यादा है, तो इसका मतलब कॉपर आयन कैपेबल है कि वो जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अगर जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जो सॉलिड जिंक का पॉट है उससे रिएक्शन होने लग जाएगा एक तरीके से। तो जब ऐसा होगा तो आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहोगे, आप नहीं चाहोगे कि आप जिस इलेक्ट्रोलाइट को जिस वेसल में डाल रहे हो वही उससे रिएक्ट हो जाए, कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ हो सकता है होल हो जाए और वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट आपका ज़मीन पर गिरने लग जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहोगे। तो आंसर क्या है, नो। तो अभी मैंने आपको समझाया है, बट एग्जाम में आपको 1 और 2 लाइन में यहाँ पर आंसर दे देना है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3.2 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन का, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का वैसे तो आप नर्न्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, और नर्न्स्ट इक्वेशन से आप अगर ईएमएफ ऑफ सेल को 0 रखते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ई सेल होता है 0 और क्यू हो जाता है आपका के, तो आपको यही फॉर्मूला आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के। तो जैसा कि आप देख सकते हो इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, अगर आप चाहें तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आप पहले नर्न्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। सपोज आपको एग्जाम में याद नहीं आता है फार्मूला तो आप नर्न्स्ट इक्वेशन लिखिए, तो नर्न्स्ट इक्वेशन आपका होता है ये, और क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ओके, और ई सेल क्या होगा आपका 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन। यहाँ से आप के निकाल देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, जैसा आप यहाँ पर सॉल्यूशन में भी देख सकते हो। तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर पक्का आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.3। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल दे रखा है 1.1 वोल्ट एंड यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ओके। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर सिर्फ याद रहना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ओके। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ओके। सो डेल्टा जी नॉट का माइनस एन एफ ई नॉट सेल के अलावा एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के, ओके। इसको आप 2.303 आर टी लॉग के भी लिख सकते हो, ओके। अब यहाँ पर ये के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर गिवन हो, आर आपका गैस कांस्टेंट है ना, 8.314 ले लेंगे आप। तो अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिए। अगर आपके फॉर्मूले में ई नॉट सेल गिवन है तो आप डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल को यूज़ कर लीजिए, ओके। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, एक तो आपका कोलराश लॉ, दूसरा आपका गिब्स एनर्जी के ये दोनों फार्मूले, और आपका फेराडेज लॉ, ओके। तो इन पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए कोलराश लॉ पढ़ने से पहले लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी देखते हैं। तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। कोलराश लॉ में भी हम इसी को देखेंगे डिटेल में। तो देखिए आपका क्या कहता है ये, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0 द मोलार कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। देखिए ये जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होती है ये सिंबल कैपिटल लैम्डा अंडर स्क्रिप्ट में m और ऊपर सिंबल होता है 0, ओके। 0 का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इनफाइनाइट भी लिखा हो सकता है, दैट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब 0 कॉन्सेंट्रेशन, ओके। किस तरह से डिनोट करते हैं, कैपिटल लैम्डा और m और 0 इस तरह से, या फिर कैपिटल लैम्डा m और इनफाइनाइट मतलब सेम। तो देखिए कोलराश लॉ क्या बोलता है, तो कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ओके। दिस लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अब देखिए
क्या बोल रहा है ये, कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब क्या है, तो देखिए जब आप इलेक्ट्रोलाइट को, आपके कैटायंस और एनायंस होते हैं, ओके, ये इंडिपेंडेंटली मूव करने लग जाते हैं क्योंकि काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं। इनफाइनाइटली डाइल्यूट करने का मतलब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, है ना। तो कैटायंस एंड एनायंस एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो इंडिपेंडेंटली कैटायंस और एनायंस मूव करने लग जाएंगे। ओके, तो क्या बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ कि जो टोटल मोलार कंडक्टिविटी होगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैटायंस एज वेल एज एनायंस। ओके, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए कोलराश लॉ को इस एग्जांपल से समझते। फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रोलाइट है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो देखिए मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम आयंस हैं Al2SO4 होल थ्राइस में, 2 हैं। ओके, और सल्फेट कितने हैं, 3 हैं। कैटायन क्या है, एल्यूमिनियम आयन, और एनायन क्या है, सल्फेट आयन। तो अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, सम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो देखिए कैटायन क्या है, एल्यूमिनियम, कितने हैं, 2। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे पहले तो आयंस के लिए ये स्मॉल लैम्डा होता है, ओके, एल्यूमिनियम आयन, और ट्वाइस होगा क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पर। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। तो ये हमने लिख दिया कैटायन से आने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, अब एनायन के लिए भी इसी तरह से मैं लिखूंगा, ये जो स्मॉल लैम्डा का सिंबल है ये मैं एनायन के लिए भी लिखूंगा, और इस बार यहाँ पर कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 3 क्योंकि 3 सल्फेट है, और ये आपका लैम्डा नॉट और सल्फेट आयंस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यही है आपका कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो ये जो 4 इलेक्ट्रोलाइट हैं, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन में इनके मोलार कंडक्टिविटी वैल्यूज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ये इन चारों इलेक्ट्रोलाइट का लेट से गिवन होगा। ओके, और आपसे पूछा जाएगा किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है Al2SO4 होल थ्राइस का, और इन तीनों के वैल्यूज आपको गिवन है x1, x2 एंड x3, और आपको x मतलब Al2SO4 का वैल्यू आपको पूछा गया है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखिए। आप सबसे पहले रफ में, ओके, एक रफ प्लेस पे आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको निकालना है। तो आप Al2SO4 होल थ्राइस, ओके, Al2SO4 होल थ्राइस को आप लेफ्ट में लिख दीजिए। ओके, अब आप कोशिश करिए कि आपको क्या मिल जाए, आपको जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स के वैल्यूज़ गिवन है, मतलब सोडियम सल्फेट गिवन है, सोडियम क्लोराइड गिवन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड गिवन है, तो आप कोशिश करिए कि इन तीनों से आप Al2SO4 होल थ्राइस लाएंगे। ओके, ये रफ में करना है। तो अब देखिए आपको Al2 में से कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम कहाँ पर है, AlCl3 से आ रहा है, बट वहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है, 1, और हमको कितने चाहिए, हमको चाहिए 2। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 2AlCl3। ओके, हम क्या लिखेंगे, 2AlCl3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा एल्यूमिनियम आ चुका है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब बचा सल्फेट आयन, तो सल्फेट कितने चाहिए हमको, 3। अब सल्फेट कहाँ से आएगा, तो देखिए Na2SO4 से आएगा। तो देखिए कितने सल्फेट चाहिए हमको, 3 सल्फेट, तो हम यहाँ पर 3 Na2SO4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 सल्फेट आ गए हमारे। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा आ गए, अनवांटेड है। ओके, ये कितने हैं, 6 क्लोराइड आयन्स अनवांटेड है। अब क्लोराइड आयन कहाँ पर थे, तो क्लोराइड आयन NaCl में है, तो NaCl को आप माइनस कर देंगे 6 क्योंकि 6 क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा थे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये रफ में लिख लिया। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे फेयर में, तो हम लिखेंगे मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, ये क्या होगा, ये आपका होगा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3, जैसा भी हमने रफ में लिखा था उसी को फेयर करेंगे। ठीक है, और प्लस थ्राइस ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, इसका लिखेंगे अब Na2SO4 का। ठीक है, तो ये Na2SO4 का लिख दिया, माइनस कितने NaCl, 6 NaCl, तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl।
डियर स्टूडेंट्स, अब हमको ये जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटीज़ के वैल्यू गिवन है AlCl3 Na2SO4 और NaCl के लिए, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। ओके, AlCl3 के लिए हमको कितना गिवन है x3, तो ट्वाइस x3 प्लस 3x1 माइनस 6x2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यही है हमारा आंसर। आपको एग्ज़ाम में x1 x2 x3 ना देते हुए वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगे, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप सिंपली यहाँ से x1 x2 x3 की जगह पर वैल्यू लिख देंगे। सो आपको एग्जाम में क्या होगा, x1 x2 और x3 की जगह आपको वैल्यूज़ गिवन होंगे। ओके, तो बस वो वैल्यूज़ आप रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल 3.7 एंड 3.8। ओके, ये आपका कोलराश लॉ के ऊपर बेस्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 3.10। ओके, तो ये आपका फेराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट की, 10 मिनट्स के लिए आपने इसको इलेक्ट्रोलाइज करा, करंट भी गिवन है 1.5 एम्पेयर, और आपसे पूछा है कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा एट कैथोड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, फेराडेज लॉ यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर फेराडेज लॉ लगाएंगे तो W इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT, फेराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली, तो Z क्या होता है, E/F IT। ओके,